बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने चैनल में। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का जो फीवर है वो ज़ोरों पर है इस वक्त, और यकीनन जो इंतखाबी मुहिम है वो भी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद अब मुंतज़िर हैं कि क्या जवाब उनको मौसूल होता है, और खुदा न खास्ता कहीं कोई रिजेक्शन के इम्कानात हैं, गलती के इम्कानात हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद की क्या सूरत हाल होगी उसकी तरफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन दूसरी जानिब जो हैं वो रैलियाँ भी उरूज पर हैं, और ख़ुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी इस मामले को, यानी साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसके इनेकाद के हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने लेकर आए हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम क्या है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, उसके साथ साथ कुछ नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए एक बार फिर से हमने दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बड़ी डेवलपमेंट है, कागजात नामजदगी परसों जमा हो गए हैं और उसके बाद से इंतखाबी मुहिम हमें ज़ोरों पर दिखाई देती है। ये अमल शफाफ रहे, इस हवाले से APC या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसको हम कहेंगे, ऑल पार्टीज़ को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत की गई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। क्या बातचीत हुई है और क्या खुसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, ये बताइएगा सबसे पहले तो। देखें, ज़ाहिर है परसों लास्ट डेट थी कागजात नामजदगी नॉमिनेशन पेपर्स की, और कुछ हद तक तो हमें नज़र आया कि कुछ जो कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के या दीगर जमातों के, उन्होंने अपने कुछ लोगों को कायल किया और वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जिन्होंने शायद अपना प्रेशर या एक पावर जो है वो कुछ शो की और मज़ीद कर भी रहे हैं, अपने 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 इलेक्शन ऑफिस भी खोल रहे हैं। और लेकिन आने वाले वक्तों में एक तो चंद दिनों में ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। ओवरऑल जो डाटा हमने हासिल किया है वो है 548 जो ओवरऑल। ये आपको मैं 2018 का अगर बताऊं तो 498 टोटल थे 2018 में, 2015 में, और उनमें से तकरीबन 60 के करीब रिजेक्ट हुए थे, और अब हुए हैं 548 टोटल जो है वो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हर एक कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पे 40 तक पहुँची है, यानी हल्का 1 है वहाँ 37 हैं, हुंजा में 31 हैं, वो सकरदू के कुछ एरियाज़ हैं, आगे आपके अस्तोर के हैं, इवन आपके दियामर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो कागजात नामजदगी जब जमा हुए। एक तो यह है कि ज़ाहिर है हर 5 साल बाद बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें, वो भी आते हैं। जिसकी भी छोटी सी बरादरी है या वो मतलब थोड़ा पैसा आता है वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आता है। फिर ज़रा एक प्रेशर भी डेवलप होता है मुख्तलिफ सीट्स लेने के लिए, स्पेशल सीट हो गई, टेक्नोक्रेट की सीट हो गई, फिर कई मशीर भी लग जाते हैं इसी उसमें। तो एक तो इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि 548 हैं। तो लास्ट टाइम अगर आप देखें तो इलेक्शन जो लड़े थे वो रेशो इस वक्त ज़्यादा है, यानी 2020 में 2015 और 2009 के मुनासबत से हम देखें तो कागजात नामजदगी ज़्यादा जमा हो गए हैं। अब उसमें रिजेक्शन भी उस हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके बाद 2009 की अगर हम कंपेयर करें और 2015 को कंपेयर करें, 2009 में 264 थे और 2015 में 264 और 268, यही फ़र्क था, यानी 4 का फ़र्क था, इतने लोग इलेक्शन लड़े थे। अब ज़ाहिर नॉमिनेशन पेपर 548 हैं, रिजेक्शन के बाद एटलीस्ट अगर हम कहते भी हैं 500 बचते हैं, 500 में से जो विड्रावल्स होंगे वो बड़े अहमियत के अमल होंगे। यानी जो कागजात नामजदगी की लास्ट डेट है 19 अप्रैल बड़ा अहम दिन होगा कि कौन कौन से लोग किस किस के फेवर में दस्तबरदार होते हैं। उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये लग रहा है कि अगर हम 2009-2015 के हिसाब से देखें तो शायद 300 के करीब उम्मीदवार होंगे जो फाइनली इलेक्शन में मैदान में जो उतरेंगे 24 हल्कों में। ठीक, तो इस वक्त जो है वो 548 कागजात नामजदगी आपके रिसोर्सेज या सोर्सेज जो हैं उन्होंने आपको बताया कि जमा हुए हैं। वापस मैं आऊँगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब, जिन्होंने तमाम पार्टीज़ को मदऊ किया, उनसे गुफ्तगू की, कौन कौन आया था? देखें, कल उन्होंने 3 अभी तक जो आल पार्टीज़ से उन्होंने बुलाया है, उनको कॉन्फ्रेंस कहें या जो मर्जी कहें, एक मीटिंग आल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, और उनका बकौल उनका कहना ये था कि इसका मकसद ये था कि मुशावरत से आगे चलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हों,
और आज़ादाना माहौल में हूँ, और जो बाहर बैठ के कुछ और कहते हैं, अंदर आके कुछ और कहते हैं। हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान जो हैं उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की, ऑनलाइन जो उनके साथ बात की, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो है वो शिकायत कर रहा है अपनी। अच्छा कि आपने ये पॉइंट जो है वो, पहले तो मुझे ये आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आया कौन कौन था जिसने जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, या आल पार्टीज़ के जो मुख्तलिफ अहदेदारान हैं या लोग हैं जिनको मदऊ किया गया था, उनके साथ होने वाली बातचीत, और फिर हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब की ऑब्वियसली गुफ्तगू मैं अपनी टीम से भी कहूँगी कि वो शामिल ज़रूर रखें, लेकिन वो उस पर बात मैं आपसे लेटर ऑन करूँगी। मालूम ये होना चाहिए क्या पीपल्स पार्टी के लोग आए, क्या मजहबी जमातों की जानिब से कोई शमूलियत हुई इसमें, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है या जो गुफ्तगू की गई है चीफ इलेक्शन? तमाम मेन स्टेक होल्डर्स आए, ठीक, यानी क्योंकि उसका जो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब बाहर जाके या पीपल्स पार्टी वाले बाहर जाके जो कुछ बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा जी वो अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं। उन्होंने दोबारा भी वही और उन्होंने गुफ्तगू की, वो मैं आवाम के सामने रखूँगा, आपके सामने भी, कि वो क्या गुफ्तगू थी। वो आप पहले इलेक्शन कमिश्नर की मैं आपको सीधा पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या बात हुई, फिर आप उनको आवाम को सुना भी सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि बाहर इधर बैठकर उसने जो बातें किया वो मेरे सामने, तो उन्होंने सब, कोई उनके आदमी को किसी ने नहीं तोड़ा है, तो ऐसे तोड़ने वाले आदमी को उन्होंने जोड़ा क्यों? पहले ये उनकी गलती है। जो उनको, अगर उसको इतना अफाम नहीं है तो उस इलाके का तो उसको देखे ना। तो मैं इधर इलेक्शन कमीशनर हूँ, तो मैं चीफ इलेक्शन कमीशनर हूँ, तो मैं जानता हूँ भाई किसका कैसे कौन सा आदमी क्या है। तो मैं उससे तो 5 साल तक उसको ये पता नहीं था, उसके नाक के नीचे वजीर बैठे हुए थे, और उसका स्याही कोशक होने से पहले ही यानी 24 यानी मतलब जून को वो खत्म हो गया, वो चले गए। इसका मतलब क्या था? उनकी कमजोरी है उनकी। मैं नहीं कहूँगा, मुझे ये बात, मुझे नहीं कहलवाऊँ, ये बात अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं घर जाने आदमी हूँ। हाँ, अब ये फजूल बात है ना। कल मेरे सामने खुद कहा है, और फिर पाकिस्तान फिर फौज के मंगवाने का सबसे जोर उसने खुद दिया कल इधर बैठकर। अच्छा, दोनों को मैंने साथ बैठाया था, अपना अमजद को भी, आप तस्वीरों में भी दे सकते हैं। सब ने कहा कि फौज की मतलब सिक्योरिटी फौज की होनी चाहिए, क्या करते हैं। और यही सूरत हाल अगर हाफ़िज़ुर रहमान की है, तो वो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो मियाँ साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बच्चा जैसे शिकायत नहीं कर रहा होता कि मेरे साथ ये हो गया, 5 बंदे इधर तोड़ दिए गए, 6 इधर दिए गए, मैं कोशिश करूँगा, और कायद जनाब आप बहुत फ़िट हो गए हैं, तवाना हो गए हैं, और कायद जो है ना उनको ये नहीं पता कि कायद इधर जो है कुछ क्या कुछ करके गए हुए हैं और भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, और इलाज का बहाना लेकर गए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि एहतसाब, फिर भी हम ये कहते हैं जनाब एहतसाब जो है वो मियाँ साहब का गलत भी हो सकता है, लेकिन मुल्क तो छोड़ के भाग गए हैं ना। चलो जो भी चीज़ें हैं बाद में देखी जाएंगी। अब देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा जी कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा जी कि मैंने 3 बार बुलाई है, जुलाई में भी बुलाई, अगस्त में भी बुलाई, फिर अब 1 अक्टूबर यानी कल उन्होंने बुलाई, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया गया, और उसमें अमजद भी, एडवोकेट अमजद साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान नून लीग के हैं, और दीगर मजहबी जमातें हैं, उन सबको बुलाया, और तहरीक इंसाफ से भी लोग मौजूद थे, और तमाम ने मिलकर ये कहा कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे, इलेक्शन कंडक्ट कैसे होंगे, जो कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, हसास तरीन पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल होगी। कुछ एरियाज़, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हसास पोलिंग स्टेशन हर वक्त होते हैं, हर दफ़ा होते हैं। ये पाकिस्तान में भी आप देखें कितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हसास पोलिंग स्टेशन मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अब जो उन्होंने बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बता रहे हैं वो आप सुन भी सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है 2018 में जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, उसको हम एज इट इज़ उसको जीबी में जो है वो लेके आ रहे हैं, उसको नाफज कर रहे हैं, और उसको मनोअन उस पर अमल दरान में कराने की कोशिश की जाएगी, और वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, जीबी की आवाम और जीबी की जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको देखना होगा, अगर वो कहीं गलती से ये भी कर गए तो डेफिनेटली वो फिर रिजेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सी मामला होते हैं, वो कलदम भी हो सकता है बहुत से मामला। लेकिन अब देखना है किस हद तक इस पे अमल दरामद होता है, नहीं होता। एक तो उन्होंने ये बताया कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को जीबी में हम नाफज करने लगे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल अब ज़ाहिर है मौजूद है, इस वक्त जीबी में अच्छे खासे मरीज़ भी मौजूद हैं, आल्दो के पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं पूरी दुनिया से, और चंद ममालिक में पाकिस्तान है जिसने बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट लॉक के ज़रिए
मुल्क को और आवाम को इस बीमारी से निकालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये चांसेस सर्दियाँ होंगी तो क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स के साथ हमने मशवरा किया और डॉक्टर्स कुछ दिनों में हमें एक रिपोर्ट देंगे, SOPs देंगे कि हमने इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास डॉक्टर्स भी अपना जो है वो लेके आ जाएंगे SOPs की, जनाब आप इस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करें ताकि मिनिमम जो है वो इस तरह के कोरोना के इश्यूज जो सामने केसेस हैं आए। उनमें दूसरा जाहिर है उस तरह की रैलीज ओपन जलसे वो वैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत नहीं रैलियों है। का सिलसिला तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जारी है। वही कह रहा हूँ ना, वो गैर कानूनी तौर पे हो रहा है। हर एक ने अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन कागजात नामजदगी हुए हैं तो वहाँ पर तमाम लोगों ने 100-100 200 गाड़ी भी इकट्ठी की है और ज़रा ये चीज़ें तो हो रही हैं। अब ये आने वाले वक्तों में 4-5 दिनों के बाद जब आपको देखते हैं, आज भी बहुत से लोग GB से आए हैं, बीमार होकर आए हैं आज भी, और ज़रा कुछ शिकायत हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान ने भी की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या शिकायत कर रहे हैं और कुछ जेन्युइन शिकायत भी हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त आमने सामने हैं, उन्होंने कुछ बातें की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है, आप अंदर बैठ के कुछ और बात करते हैं, बाहर जाके कुछ और बात करते हैं। लेकिन वो सच भी साबित हुआ। अगर हम ये बात करते चलें कि जो ऑल पार्टीज़ के वहाँ पे लोग मौजूद थे उसमें हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का होना, फिर एक चीज़ के ऊपर जो है वो इत्तफाक करना, बाद अज़ां जैसे आप बात करें, और हम अपनी टीम से ये भी कहेंगे कि शेयर ज़रूर करें हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का जो बयान है, जो कि ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने अपने कायद से बात की है, लेटर ऑन फिर उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिएक्शन भी है। तो ये पूरा मामला क्या है, पहले इससे हमें आगाह कीजिए। देखिए, एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की कि सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बुलाया तमाम स्टेक होल्डर्स को, पीपल्स पार्टी, नून लीग सारा इस वक्त हैं कि वो अपना इलेक्शन खुद लड़ रही हैं, उनका किसी के इत्तेहाद नहीं। तो इसलिए जो मजहबी जमातें हैं, 2 MWM और ITP जो है वो, क्योंकि तहरीक इंसाफ से के साथ मौजूद है, अभी भी ITP ने शायद उस तरीके से इस्लामी तहरीक ने अभी फैसला नहीं किया था। अब देखना यह है कि वो क्या अलका 1 और अलका 4 उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी भी वो शशोपन में मौजूद है। लेकिन MWM तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के साथ है, इत्तेहाद है, और वो इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है PTI, सॉरी उसकी बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बुलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इत्तेहादी नहीं है, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बयानिया कुछ और है। इधर वफाक में आप देख सकते हैं क्या बयानिया है जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर का या बिलावल भुट्टो का, और इसी तरह मरीम नवाज़ का जो बयानिया है, नवाज शरीफ का जो बयानिया है, शहबाज शरीफ का बयानिया ज़रा वो मुख्तलिफ है, लेकिन क्या बयानिया है वो आप सबको पता है, डक्की छुपी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर भी वो जो है, या तो वो दोनों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे मिलेंगे कई एरियाज़ में, अभी तक नून लीग शायद फैसला नहीं कर पा रही, और यही लग रहा है कि शायद कई जगह पे मिल भी सकते हैं, और तहरीक इंसाफ और मजहबी जमातें वहाँ पर इत्तेहाद कर चुकी हैं, मैदान में उतर चुकी हैं। अब तहरीक इंसाफ को कई एरियाज़ में अपने ही लोगों से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर नज़रियाती कुछ लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन कुछ पैराशूटर्स आए और वो टिकट ले गए, क्योंकि ज़्यादा पैसे की भी गेम है, ये भी बात है। वहाँ बुलंद हुआ है बिल्कुल, वो उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जो राजा शहबाज है, उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी के प्लान के लिए हमने जब सबको बुलाया, उसमें हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, अमजद साहब, दीदार अली साहब और बाकी जो लोग थे वो मौजूद थे। उन सब ने कहा, ये नहीं, अब या तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, अगर झूठ बोल रहे तो वो ऑन रिकॉर्ड है, सब ने कहा जी कि आप पाकिस्तान आर्मी को जो है वो डिप्लॉय करें, और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भी मेरे पास है, रेंजर भी है और GB स्काउट में मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फ़ौज को अंदर भी होना चाहिए पोलिंग स्टेशन के, और बाहर भी खड़ा होना चाहिए। एनी हाउ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का बाहर आके कुछ और कहना होता है, वहाँ पे अंदर कुछ और बना। तो अगर वो उसके मिनट्स आ जाए मीटिंग के, तो शायद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर वाकई मुस्लिम लीग नून ने कुछ और कहा, पीपल्स पार्टी ने कुछ और कहा, मजहबी जमातों ने कुछ और कहा, तहरीक इंसाफ ने कुछ और कहा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ और फैसला किया, तो वो तो समझ आती है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि कई ऐसे इलाके, बहुत हसास इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़ेंगे, और ये तमाम पार्टीज इस पर यकजा हैं और करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी 15 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसमें कोशिश यही है कि कोई इशू जो है ना हो, और उन्होंने मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट किया, जो मीडिया के जितने नुमाइंदे थे वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हम ऑब्जर्वर भी बुला रहे हैं, और उसके साथ साथ मीडिया वहाँ पर जो है डेफिनेटली वो एक आईना होता है किसी भी माशरे का, तो वो फ़ौरन अगर वो कोई भी किसी की शिकायत है आवाम की है या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे, तो हम इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेगा। अब तो ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा इलेक्शन कमीशन कितना एक एक्टिव होगा, या उसके पास पावर्स हैं, उसका इस्तेमाल कितना होगा। लेकिन एक बात है कि
2018 में जो पाकिस्तान में जो SOPs या जो एक्ट रहा है उसको नाफज करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोरोना वायरस उस वक्त नहीं था, अब कोरोना वायरस है, इसकी SOPs डॉक्टर्स देंगे, उसको भी फॉलो किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने बताया कि साफ़ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन करने के लिए हम हर तरह की कोशिश करेंगे और हम आए ही, इलेक्शन कमीशन जो है वो आए ही इसलिए। उन पर मज़ीद भी उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल हुआ कि मैंने आके देखा तो पीछे कुछ काम ही नहीं हुआ था। ये डायरेक्टली उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में बता दिया कि गुज़िश्ता 4 सालों में उन्होंने क्या किया था, कानून साजी कितनी हुई थी इलेक्शन कमीशन पे। ये सवाल उठा दिया ना उन्होंने। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब इसको जवाब देना चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्शन के हवाले से काम किया हुआ था, कानून साजी मुकम्मल थी, उनको 1 साल में दिन रात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। एक तरफ हफीज़ुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 2018 अगस्त 2020 को इलेक्शन होना चाहिए था और पता ही नहीं क्यों इन्होंने वो लेट कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदे तोड़ दिए, वो मैं अलग बात करूँगा। लेकिन उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि कोई बंदा नहीं था, इलेक्शन कमिश्नर का बंदा ना रखना हफीज़ुर रहमान या मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब मैं आया और मैंने दिन रात काम किया तो जुलाई में आकर हम इस पोजीशन में हुए कि हम कुछ चीज़ नाफिज कर सके। फिर उन्होंने कहा जी चेयरमैन नादरा को से रब्ता किया, हमने उनको बुलाया, दिन रात एक करके हमने इस पर काम किया और पहली दफ़ा जो है वो सेंसिस ब्लॉक हैं वो बनाए गए। नादरा और हमारी टीम ने दिन रात काम किया और हम इस तरीके से वहाँ तक पहुँचे हैं कि हम कोई काम कर सकें। तो आपको लग रहा है कि सियासी जंग जो है वो लफ्ज़ी जंगों में इस वक्त तब्दील होती जा रही है और अब बाकायदा तौर पर जो है वो लफाजी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे? देखें, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने जो पहले भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया वो किया, उसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी कौन सा आदमी है जो इनकी जोड़, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, कौन से आदमी है जो उनके बंदे तोड़ रहे हैं। 24/6/2020 को उन्होंने कहा कि इनके लोग, ये उन्होंने कहा जी हफीज़ुर रहमान की अपनी कमज़ोरी है। 24/6/2020 को जब आप देखें असम्बलियाँ की आखिरी डेट है, उसके बाद उसके आना है, केयर टेकर सेटअप ने आने, उसी से ही लोग उसी वक्त से ही यानी उन्होंने बताया कि सही खुश्क नहीं हुई थी कि इनके वज़रा जो है वो दूसरी पार्टी के लिए जो पर तोड़ रहे थे और वो उनकी डील हो चुकी थी। उसमें किसने जोड़ तोड़ किया। दूसरी बात है कि ये उन्होंने कहा जी हफीज़ुर रहमान और अमजद इकट्ठे बैठे हुए थे और उन्होंने ख़ुद कहा कि फ़ौज के ज़ेर निगरानी इलेक्शन को जो है वो करवाएं। अच्छा, अब फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो पता नहीं ये क्यों बात कर रहे हैं कि इसका जोड़ तोड़ कौन है क्या है, वो आल्दो के उसने जो बात की है वो मैं अब सुनाना चाह रहा हूँ, आप आवाम को भी सुना दीजिएगा। मैं अपनी टीम से कहूँगी यहाँ उन्होंने कहा जी उनको अपने इलाके रखें इस ऑडियो को। बिल्कुल 5 साल से वो रहे और 5 साल से उसको इतना नहीं पता कि उसके कितने लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी में जाते हैं और वो उस पार्टी में आते हैं। तो ये उनकी अपनी कमज़ोरी है। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो साबिक़ CM है या मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो उनकी अपनी कमज़ोरी है। ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि वो बाहर जाके कुछ और बात करते हैं, अंदर कुछ और बात करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर या इदारों पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी जोड़ तोड़ वो कर रहे हैं। और वाज़े अल्फाज में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने इस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट और फिर उन्होंने कहा जी कुछ एजेंसियाँ जो हैं वो हमारे बंदे तोड़ रही हैं। और अगर ये इल्ज़ामात की हद तक है और वो सिर्फ इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ उनको बताना चाहिए कि भाई कौन कर रहा है और उनके अपने लोगों से तो पूछ लें जो जा रहे हैं वहाँ पर, वो उनकी वजह से जा रहे हैं। भाई यह मफादात की सियासत है। आप हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब से भी ज़रा क्वेश्चन है कि आपकी जब हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो कितने आपकी सीटें मौजूद थी उस वक्त असम्बली में, कितने लोगों ने आपके इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, तो ये एक कश्मीर का इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वफाक के जो भी पार्टी मौजूद होती है उसके साथ का इलेक्शन होता है। ज़रा फंडिंग इन्वॉल्व है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारा समझते हैं और उनको पता है मेरी हुकूमत नहीं आ रही, तो इसलिए वो बच्चों वाली शिकायत जो है वो नवाज शरीफ से भी कर रहे हैं, आवाम से भी कर रहे हैं। और ये वीडियो है जो हमारे सामने आई, मैं अपने जो नाजरीन है उनके साथ पहले शेयर करूँगी ये वीडियो, उसके बाद मैं आपसे बात जो है उसका सिलसिला शुरू करूँगी। बगैर वजह बताया वो इलेक्शन शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और वजह ये थी कि इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए एक भी बंदा नहीं था। पिछली असेंबली में इनका 1 मेंबर था और 2 सीटों पे ये नंबर 2 थे, बाकी कोई इनके पास यहाँ कैंडिडेट नहीं था। इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया और उसके बाद हमारी पार्टी के बंदे तोड़ने में लगे। जिस तरह से तोड़े जाते हैं वो तमाम तर हथकंडे जो अपनाए गए, जो 2018 के इलेक्शन में अब तक हमारे कोई 6 से ज्यादा जो है जो वुज़रा जो थे, जो इलेक्टेड मेंबरान थे, उनको उन्होंने तोड़ के PTI में शामिल किया है। पीपल्स पार्टी के भी 1-2 बंदे तोड़े हैं, JUI के भी 1-2 बंदे यहाँ पे जो थे उनको भी तोड़े हैं। और इस वक्त इन्होंने 22 टिकट दिए हैं, 22 में से जो है वो 19 जो है वो वही है जो इन्हीं
1 महीने में उन्होंने अपनी पार्टी में जो है जो शामिल करवाया है थ्रू अपनी जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू और मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए से। सर कुछ इस दौरान हमें कुछ ये भी प्रॉब्लम आया, बिलफरज आज की बात है, आज हमारी नॉमिनेशन डेज था लास्ट। हमारे दोस्त हैं मीर गजम्फर साहब, सर आपके भी वो क्लास फेलो भी रहे हैं, हमने हुंजा को जिला भी बनाया आपने और बहुत डेवलपमेंट भी की। उन्होंने हमें बड़ा धोखा ये दिया कि हमें कागजात टिकट की दरखास्त दे दी, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए और सब कुछ उसके बेटे ने करवा के और कोई कैंडिडेट हमने वहां पुट नहीं किया। आज उन्होंने इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनकी जो वाइफ है उन्होंने कोई डील की है कि रिजर्व सीट्स के लिए पीटीआई के साथ रखेंगे। कायद मुहतरम आपका लाख लाख शुक्रिया कि आज आपसे मुलाकात भी हुई, आपसे फोन पे वक्तन फवक्तन बात होती रहती थी। आपको सेहतमंद देख के, आपको तवाना देख के और आपकी गरज देख के और आपके उसूल और आपके नजरियात पे डटे हुए देख के हम सबको हौसला मिला इंशाअल्लाह ताला एक नए जज्बे के साथ आपके विजन के इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारी जाने ही क्यों नहीं चली जाए, हम समझते हैं ये इबादत है इस मुल्क की, इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती है कि जिस मुल्क में सिविल सुपरमेसी, कानून की हुक्मरानी और हर इदारा अपने हुदूद में रहे। इसके लिए आपकी जो जद्दोजहद है इस मुल्क में, इससे बड़ी जद्दोजहद कोई नहीं हो सकती है। मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक इन मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस वीडियो की जानिब देखें तो वाकई जिस तरीके से आपने पहले भी इस बात को कोट किया कि एक बच्चा जिससे कि शायद उसका कोई फेवरेट चीज़ जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, अब उसको नहीं मिल रही, तो वो इसरार और ज़िद और बहुत से तरीक़ों से जो है वो बात को जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक और सामने आ रही है मेरे ये गुफ्तगू सुनने के बाद, उनका ये कहना अपने कायद को कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और ये जो बीमारी है ये वाकई एक बहाना है जिसकी वजह से वो बाहर इसके ज़ाहिर है वो उन्होंने बात तस्दीक की है ना। एक तो इनको पता है कि इनके कायद बड़े खुशामद सब परस्त भी हैं, खुशामदी वो मौजूद रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के दाएँ बाएँ उनके पास होते थे। बड़े लोगों ने उन्हें कहा, चौधरी तनवीर ये जो चौधरी निसार अली ख़ान ने वैसे नहीं कहा था कि मियाँ साहब जो हैं इनको कोई कह दे कि सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं और पता भी है कि 100 किलो वज़न है, फिर भी मियाँ साहब उसकी बात को सुनते थे और अगले रोज़ पता चलता था कि वो पता नहीं कितने करोड़ का ठेका ले गया और क्या कर गया। ये चौधरी निसार अली ख़ान ने वैसे नहीं कहा था। ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं खुशामद प्रस्ता और कुछ सियासतदान को भी पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। लेकिन एनी हो उन्होंने टाइम बड़ी मुश्किल से लिया, उनको नवाज शरीफ साहब ने अगर टाइम दे भी दिया तो उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह बातें की हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर वो बात ठीक कर रहे हैं और अगर रियलिटी में ऐसी है तो उनको सबूत भी देना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को भी फिर जवाब नहीं देना चाहिए था। ये उनको इलेक्शन कमिश्नर को देते, सबूत देते और बताते कि सर ये मेरे 6 बंदे जनाब वुज़रा हैं, इनको जनाब ज़बरदस्ती सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने और फलानी इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के ले गए। ये उनके अपने अल्फाज हैं। और अगर यही तो इशू है कि अब इस्टेब्लिशमेंट का कोई PRO नहीं बैठा हुआ कि जो इनको जवाब दे। वो जब काम करते हैं उसके बाद इस तरीके से मामलात आते हैं और अब ख़ुद अगर एक तरफ बुलाएंगे कि जनाब आर्मी को बुलाएं, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी खड़ा करें, बाहर भी खड़ा करें और उसके बाद फिर इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जनाब उन्होंने ये सारा कुछ किया। अगर जुर्रत है इतनी तो फिर आप बताएं कि जब 6 वुज़रा हैं उनको फलाने बंदे ने उठाया और फलाने बंदे ने जनाब किया और लालच, मतलब आप कहने का मतलब है कि आपकी मुस्लिम लीग नून की जो नज़रिया क्या है जब आप कहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे बंदे लालच में आ गए, मेरे बंदे ये आ गए, तो लालची पैदा जब करते हैं आप तो डेफिनेटली वो फिर होगी। तो इसलिए हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान को पता होना चाहिए कि आप और 1-2 बंदे और हैं, क्योंकि आप सदर भी हैं, उनको सारा पता है बाकी दीगर लोगों को कि भाई सदर भी वो हैं, CM भी उसने बना है और आगे भी अगर कोई होता है तो वो बनेगा, तो हमारा क्या है, हमने मफादात की सियासत करनी है। तो इसलिए जो भी होगा अपने अवाम के लिए वो कहते हैं कि जनाब ठीक है आप आ जाएँ, हम आपको वोट देंगे, आप प्रोजेक्ट्स लेके आएँ और काम करें। तो इसलिए ये चीज़ उनको वो नहीं करती। अब दूसरी तरफ हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने क्या कहा जी, जो मियाँ साहब से शिकायत कर रहे हैं बच्चे की तरह, वो जो छोटा बच्चा होता है ना अपने पापा से वो शिकायत कर रहा होता है कि ये हो गया वो हो गया, वो उन्हें उसी तरह अपने कायद से शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन 18/8/2020 को कानून के मुताबिक होना था, लेकिन बग़ैर वजह बताए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। और उनकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा जी इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए एक बंदा भी नहीं था। यार एक बंदा मतलब इस लेवल का, वो साबिक वज़ीर-ए-आला है, अभी भी वो एक पार्टी का सदर है और आप एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहा है वो नवाज शरीफ। अब उसको ये शिकायत हो रही है कि जनाब ये उसको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता शायद। पिछली असम्बली में उन्होंने कहा जी एक बंदा इनका जीता था यानी PTI का,
और 2 बंदे दूसरे नंबर पे आए थे। और हाफिज़ हफीज़ रहमान साहब ये बता दें कि 2009 में इनके कितने बंदे जनाब, कितनी सीटें मौजूद थी। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब अगर 24 सीटों में 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग ने अगर कोई 10-15 सीटें ले लीं, एटलीस्ट 10 सीट ले ली, और फिर लगता है कि जनाब नून लीग का बहुत पहले से वोट बैंक मौजूद था। यहाँ तहरीक जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है या कश्मीर की, वो इनको ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बातें करके शायद अपना और कुछ लोगों को दिल बुलाने की कोशिश करती है और मियाँ साहब को खुश करते हैं जनाब के ये मेरे से तो ना रखना कि कुछ सीटें आएंगी, ताकि पहले ही उनको बता दें कि जनाब ये हो रहा है हमारे पास। फिर क्या कहा, पिछली असम्बली में एक भी नहीं था, एक बंदा था और 2 बंदे पीछे थे, इनके पास बंदे ही नहीं है और इसलिए इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए गए या ये गैर मुय्यन मुद्दत के लिए इन्होंने वो किए। फिर उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के बंदे तोड़े, और अब फिर कहा कि अब तक हमारे 6 वज़रा को तोड़ लिया और पीपीपी के भी कुछ लोग तोड़े हैं और JUIF के भी कुछ बंदे तोड़े हैं। अब JUIF या पीपल्स पार्टी ये है इनके इत्तेहादी। मौलाना फजल रहमान ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है बाहर अंदर, उनका जो माजी भी है, उनका जो अभी हाल भी है वो सबको पता है, पीपल्स पार्टी का भी सबको पता है, नून लीग का भी सबको पता चल गया। अब यही 3 वो हैं और एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अब आप देखिएगा ये डिफेंड करते रहेंगे। अभी हाफिज़ हफीज़ रहमान डिफेंड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि जनाब उनके बंदे भी तोड़ दिए गए, जो JUIF है। चंद माह के बाद आप देखिएगा ये क्या कहेंगे। ख्वाजा आसफ ने कल ही परसों बयान दे दिया था कि जरदारी साहब पे हम इतबार नहीं कर सकते, और जरदारी साहब ने पहले कहा था कि मियाँ साहब अपने मफादात की सियासत करते हैं, छुरी के पीठ पीछे छुरा उन्होंने घोंपा था मुझे, और इनके कहने पे जरदारी कभी एक दफ़ा भड़क भी उठे थे, बाद में उन्होंने कहा जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एनी हाउ ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि GB में जो केयर टेकर सेटअप है बना है, इसमें जो है वो हमारे से कुछ मुशावरत नहीं हुई, ना हमारे से हुई है और ना ही अपोजिशन से हुई है। और ये जनाब लोग, उन्होंने कहा जी 14 वज़रा को भर्ती किया गया PM सेक्रेटेरिएट में और उनको टास्क दिया गया हमारे ख़िलाफ़। ये उनकी अगर आप स्पीच सुनेंगे जो मियाँ साहब को शिकायत कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी PTI ने जो टिकट्स दिए हैं, एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम, उनमें से 22 टिकट में से उन्होंने कहा जी कि 19 वही लोग हैं जिनको पार्टी में शामिल करवाया गया। अब ज़ाहिर है उनके पास डाटा भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ के पास भी है, और वो भी है कि उनको कितने एक लोग हैं जिनको वो शामिल कराया। और जो 2015 में इन्होंने जो टिकट्स दिए थे तो क्या वो सारे इनके नज़रियाती लोग थे? फिर उन्होंने शिकायत भी की मियाँ साहब से कि अब मैं ऐसा करूंगा कि अपने बंदे जो है वो ट्रेन करूंगा, वो नज़रियाती होंगे और वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। आपको उनकी शिकायत करने पे शिकायत है या आपको उनके सियासी कद काट के लिहाज से शिकायत करने पर एतराज़ है? मैंने झूठ बोलने पे मुझे हो रहा है। मतलब आप 2 चीज़ें हैं ना, एक है सियासत के पीछे, सियासत समझ आती है, आप बात करें, आप तनकीद करें, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे तनकीद करें, कोई चीज़ लेके आएँ। आप ये क्या मतलब शिकायतें कर रहे हैं मियाँ साहब को, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बना, आप कोई बात करें, कोई कद काट रखे, कोई विजन की बात करें ना। आप ये बात कर रहे हैं जी मेरे बंदे तोड़ लिए गए, मुझे ऐसा, या तो फिर आपका कोई माजी बहुत स्ट्रांग हुआ हो। हमें भी पता है 2015 में कितने एक लोग थे जो इन्होंने अपने तैयार किए थे, कितना एक नज़रिया है गिलगित बल्तिस्तान में पार्टियों का, कश्मीर में, यहाँ पर इस्लामाबाद में कितना एक नज़रिया है, इनके दाएं बाएं लोग छोड़ के चले गए। तो इसलिए मफादात की सियासत को या उसको अगर आप ये कह दें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया या फलाने ने कर दिया, आप अपने बंदों को ट्रेन करें, आप अपना नज़रिया स्ट्रॉन्ग रखें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी कोई फ्रेशर क्रॉस करें कि आपको अंदाज़ा होगा जनाब बहुत अच्छा है। सबको पता है मियाँ साहब चोरी करके मुल्क से बाहर गए हैं, ये क्या करता रहे अपना शहबाज शरीफ साहब क्या करते रहे, ठीक है, इनके क्लर्कों के सामने क्या हुआ, हाफिज़ हफीज़ रहमान खुद क्या करते रहे, वो मैं अलग से एक दिन बात करूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पता तो है, प्रोग्राम्स के जरिए से जी आगाह तो आवाम को जो नहीं हो। फिर उन्होंने कहा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और मुख्तलिफ एजेंसियों के ज़रिए हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं। भाई एक तो ये है कि अगर आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप एक ऐसी फ़िज़ा बना रहे हैं, आप लोगों को एक स्टेट के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो कि मियाँ साहब कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के ये कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को भी समझ है कि अपने कायद के एक नजरिए को आगे बढ़ा रहे। अगर मियाँ साहब की बात करते चलें तो उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारा जो बात आपकी ठीक है, एतराज़ है वो इमरान खान पे नहीं है, नजरिया क्या वो लाने वालों पर है। तो 2015 में अगर यही वो लोग लेके आते हैं, 2009 में इनकी सीटें भी उतनी होती हैं, उसके बाद 6 तो कुछ भी नहीं है। इनके बहुत से लोग और डील करना चाह रहे थे अभी मुस्लिम लीग नून के, उनको सीटें नहीं मिली, PTI ने नहीं दी, उनको आने नहीं दिया, मजहबी जमातें अब आ गई हैं। अब कल मैं आपको बताऊंगा और कितने मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो टिकट के मशरूत होने के साथ साथ उन्होंने कहा जी हमें आने दें। अभी बहुत से लोग हैं जो टेक्नोक्रेटिक सीट मांग रहे हैं, जो स्पेशल सीट मांग रहे हैं।
इस पे दाएं बाएं ना जाए, एक अलग हल्का प्रोग्राम 3 से करेंगे, शुरू वो कर उस लें, पे उनको बात पता चल करेंगे। जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उन्होंने एक और शिकायत की मीर गजनफर के बेटे के हवाले से। उन्होंने कहा जी मीर गजनफर साहब आपके दोस्त थे, आपके क्लास फेलो थे, मियाँ साहब से उन्होंने शिकायत की और उनको हमने टिकट दिया था उनके बेटे शहरियार को। उन्होंने आखिर वक्त तक, यानी कल परसों कागजात नामजदगी जमा कराना था, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया और कवरिंग कैंडिडेट वो भी नहीं हमें दिया। और फिर उनकी डील हो गई, एक खातून के लिए उन्होंने डील की है और पीटीआई के साथ डील किया। ये है आपका नज़रिया, ये है मियाँ साहब के क्लास फेलो। ये मियाँ भाई, आप हर बंदे ने मफादात की सियासत करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आप सीएम रहे हैं तो आपने जो 5-6 करोड़ की कोठी बना ली, आपकी जो प्रॉपर्टी बन गई, तो ज़ाहिर है बाकी लोगों ने भी तो ऐसे ही करना है। जो दूर रहे हैं थोड़ा सा, जिनको साथ इतना पैसा नहीं मिला, तो वो तो अपना मफादात खुद देखेंगे। इसलिए ये कह देना कि जनाब ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने जिस दिन अगर डाटा निकाल के किसी को दे दिया तो फिर ये मेरे ख्याल से मुँह छुपाते रहेंगे। इतना उनको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी वहाँ पर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त जीबी में है, गंडापुर के ज़रिए कंट्रोल किए हुए हैं। उनका तमाम जो डीसीओज़ हैं, एसपीज़ हैं, वो हमारे बात नहीं सुन रहे, वो उनके कंट्रोल में है। फिर उन्होंने मीडिया पे भी कहा कि मीडिया भी हमारी खबर सेंसरशिप है और मीडिया भी हमारी खबर जो है वो बाद में लगाता है या कभी लगाता है नहीं। हमने तो बिल्कुल मीडिया बगैर सेंसर किए उनकी खबर जो है वो लगा दी है। नहीं, वो तो आप बता दें, जो बात आप करना चाह रहे हैं सबूत दे दें, हम करेंगे ना। लेकिन वो नहीं ना, वो जो लोकल मीडिया उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो भी हमारी सेंसर। फिर उन्होंने कहा जी 2 मजहबी जमातों ने इनका साथ, इनको वे साथ मिल गई। ये भी शिकायत कर रहे हैं कि मियाँ साहब को बता रहे हैं कि 2 मजहबी जमातें जो है वो इनके साथ मिल गई हैं, तो हमसे तवक्को ना रखें कि हम कोई सीटें निकालें। तो इसलिए वो अपनी ये समझ रहे हैं कि उनका अब मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह कायदर मोहतरम हमने 5 साल पूरे किए और ज़ाहिर भरपूर पूरे किए। किस तरह पूरे किए वो तो अलग बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आपको सेहतमंद तवाना देख कर बड़ा खुश हो रहे हैं और वो बड़े मतलब उसमें खुद भी जोश में आ रहे हैं। उन्होंने तस्दीक कर दी कि मियाँ साहब ठीक हैं। बिल्कुल तस्दीक कर दी ना, वो तो मियाँ साहब को पता है मियाँ साहब क्यों क्या करने गए हुए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक और अपनी ही गलती मान ली जो इस वक्त ये कर रही है मुस्लिम लीग। सरताज अजीज़ की कमेटी में जो काम किया था कायद मोहतरम, हमारे साथ बहुत लोगों ने उस वक्त साथ दिया और ये किया और लोग खड़े थे और फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी रहनुमाई के ज़रिए वो सब कुछ हुआ। बाकी सारा कुछ हो गया था, सिर्फ जो है वो जो कौमी असम्बली में और सेनेट में सीटें नहीं मिली थी, बाकी हमने सारा कुछ कर दिया था। अब ज़ाहिर है वो करने लगे हैं तो हमें परेशानी हो गई है। अब तस्दीक कर रहे हैं ना, मौजूदा हुकूमत ने ये कहा है कि भाई सरताज अजीज़ की कमेटी ही ने जो किया था 9 मेंबर्स से, उसके लास्ट टाइम हमने पूरा पढ़ा, आवाम को बताया कि उसमें क्या फ़ैसला हुआ था। आप हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान साहब बता दें कि उसमें मसला क्या था, कौन रुकावट था उसमें? मियाँ साहब थे, आप थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, कौन था? किसी ने आपको रोका था कि आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो है वो उनका हक ना दें या उनके नेशनल असम्बली में या सेनेट में जो है ना वो आने ना दें? अगर आने जा रहे हैं कि आपका विजन हो, अगर हम बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, चाहे वो गिलगित को सूबा बनाने का मामला हो, वो इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस्लाहात या बेहतरी हो, या फिर ओवरऑल सूबे के अंदर लिए जाने वाले इक़दाम हों, इनकी ये हुकूमत थी तो हमारे सामने ये सारे मामले। फिर उन्होंने कहा जी कि 24/6/2 को यानी अपना बता रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया। कोरोना के सिर्फ 2% था कोरोना और 5 डेथ थी। फिर उन्होंने कहा जी अब कोरोना 38% है और 90 डेथ्स हैं। ये हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान साहब मियाँ साहब को बता रहे हैं और अभी कोई टेस्टिंग भी नहीं हो रही। और फिर उन्होंने कहा जलसे भी नहीं होने दिए जा रहे, रैलियाँ भी नहीं हो रही और हमने जलसे और करने हैं और उसमें हमारा इनके साथ तसादम होना है, ये उनको बता रहे हैं। और ये मतलब उनको बता रहा है कि ये सारा कुछ हो रहा है। लिस्टें उन्होंने कहा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पे, उन्होंने कहा जी लिस्टें ख़राब कर दी गई हैं, मुख्तलिफ वोटर्स को मुख्तलिफ हल्कों में डाल दिया गया है और इस तरीके से हमें हराने के लिए कोशिश की जा रही है। ये है इल्ज़ामात और उन इल्ज़ामात का जवाब हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान वैसे पहले भी क्योंकि एक बात करते रहे हैं तो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर ने कहा जी कि कौन बंदा है जो इनका जोड़ तोड़ कर रहा है, हमें बताएं, हम उस पर बात करते हैं, सारे मफादात के लिए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 24/6/2020 को ही इनके लोग पहले ही डील करने के चक्कर में थे कि हमें टिकट मिले और हम मफादात की सियासत करने के लिए। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें इधर अंदर बैठ के कुछ और बात करते हैं, अंदर बैठ के कहते हैं जी ना आप फौज को बुलाएं और बाहर जाके कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और ये कर रहे हैं। और मियाँ साहब का बयानिया डेफिनेटली जब हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान ने कह दिया, मियाँ साहब को भी कह दिया कि हम आपका बयानिया लेकर यहाँ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है बयानिया मियाँ साहब का क्या है वो बड़ा वाज़े हो गया कि मियाँ साहब का बयानिया यही है कि जनाब इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये सारी सूरत हाल थी
आज की बाकी जो चीज़ें आप मैं हम तक आपके सामने लेकर बाद में रखूँगा अभी फिलहाल। नहीं बिल्कुल हम आपसे मज़ीद इस पर डिटेल ज़रूर लेंगे, लेकिन आज की जो अपडेट थी वो हमारे अपने जो नाजरीन हैं उन तक लानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ये सूरत हाल है और ये हालात हैं हमारी सियासी जमातों को कि जिनके पास इस वक्त एजेंडा मुल्क की बेहतरी या फिर उस हिस्से की बेहतरी होनी चाहिए जहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से गिलगित की जो इस वक्त अहमियत है, चाहे वो जोग्राफियाई है, इक़्तिसादी लिहाज से, वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम अपने प्रोपेगेंडे और पटारा बॉक्स खोल के बैठ जाएंगे तो हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे। दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर होने वाला कोई भी अटैक दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा पाकिस्तानी किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। तो इस तरह के बयानात जो कि इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स को लिए हुए हों, मेरा ख्याल है कि सोच समझ कर देने चाहिए, क्योंकि आप बहरहाल इस सिस्टम का एक हिस्सा रहे हैं और इस सिस्टम की ख़राबी की या इसकी बेहतरी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप पर ज़रूर आती है। ये कुछ अपडेट्स थी जीबी से जो हम आप तक लेकर आए। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स लेकर आएंगे। स्क्रूटनी फ़ाइनल मराहिल में जब दाखिल होती है, डॉक्यूमेंट्स की कागजात नामजदगी जब पहुँचते हैं, किसी फ़ाइनल शेप में रिजेक्शन का मरहला आता है या विड्रॉल्स का मरहला आता है, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। और उसके साथ साथ यकीनन प्रोफाइलिंग जो है उम्मीदवारान की, उस पर भी बात होगी आने वाले प्रोग्राम्स में। यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। हमें इस प्रोग्राम से फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।